तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर चैप्टर है क्लास 9th केमिस्ट्री का, वो उसके मैं कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो तुम उन्हें भी यहाँ पर ज़रूर से देखना। काफ़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन तुम्हें देखने को मिलेगा सभी चीज़ों का। और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है यहाँ पर, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में कि आखिर ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो देखो, मान लो कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वहाँ पर प्रोटॉन्स भी होते हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि उनका कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स तो बिल्कुल उतने ही होते हैं किसी भी एटम में। तो एटॉमिक नंबर हमें यही बताता है कि ये जो एटम है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे मान लो किसी एटम में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, तो उस एटम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो भी हो जाएगा यहाँ पर 10। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, मैं तुम्हें यहाँ पर मैग्नीशियम का लेकर दिखाता हूँ। तो जो मैग्नीशियम होता है उसके बीच में तो होता है न्यूक्लियस, और उसके फर्स्ट शेल में यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में यहाँ पर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड वाली में यहाँ पर वापस से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो 2 + 8 + 2 यानी कि टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इतने ही प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने यहाँ पर इसके प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। इसीलिए जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर होता है 12। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो इस केस में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी हो जाएगा यहाँ पर 1। तो फिर एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं, जो कि अपना ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो फर्स्ट शेल होता है उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेकंड शेल है उसमें होते हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो टोटल हुए 2 और 6 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन्स भी हैं। तो इस केस में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा यहाँ पर 8। चलो अब बात करते हैं मास नंबर की, कि ये जो है मास नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर तो अभी हमने देख ही लिया। तो जैसे कि अगर मैं एक एटम की बात करूं, तो एटम में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर 3 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके, जो कि है अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर शेल्स में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन 3 चीज़ों में से जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है, मास यानी कि मतलब वही इसका वजन, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मीन्स ना के बराबर है। तो हम यहाँ पर जब हम मास नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे हम बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, वो सम होता है यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है उसका तो मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसको ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मास नंबर जो है इसी को हम बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं, मान लो कार्बन का। तो एक जो कार्बन है उसमें देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ उसका पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसकी जो फर्स्ट शेल है वहाँ पर उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि देखो सब में ही 2 होते हैं। और उसकी जो सेकंड शेल है उसमें होते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो टोटल हुए 6। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हुआ यहाँ पर 6। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 6 हैं, और साथ में इसके न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और 6 + 6 अपना आ जाएगा यहाँ पर 12 AMU। और AMU मतलब इसकी यूनिट है। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन होता है, तो उसमें मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 8 है, और उसमें न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर होते हैं 8। तो 8 और 8 यहाँ पर 16, तो 16 हो जाता है इस ऑक्सीजन का मास नंबर। चलो फिर अब देख लेते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है इसे किसी एलिमेंट में मतलब लिखा कैसे जाता है। तो देखो बीच में तो हम जो भी एटम यानी कि जो भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो लिख देंगे। उसके ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं उसका मास नंबर, और उसके नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। तो मान लो हमें लिखना है यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है। तो देखो कैसे लिखेंगे, बीच में तो इसका सिंबल लगा देंगे N, और इसके नीचे आएगा इसका एटॉमिक नंबर जो कि होता है यहाँ पर 7, और ऊपर लिख देंगे मास नंबर, और मास नंबर होता है इसका 14। वैसे देखो ये जो मास नंबर होता है वो लगभग तो एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है ज़्यादातर केसेस में, बट इसको तुम मतलब ऐसा मानकर मत चलना कि हर एक एटम में या एलिमेंट में एप्लीकेबल होगा, किसी किसी में अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर नीचे जो कि है 8, और ऊपर लिख देंगे इसका मास नंबर जो कि है 16। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डबल ही होता है, जैसे कि मैंने बताया कार्बन के केस में भी ऐसे ही होगा। चलो फिर अब बढ़ते हैं अगली चीज़, जो कि वैलेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वैलेंसी की हम डिफाइन देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब दूसरे शब्दों में हम इसे कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि मान लो कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी और एलिमेंट या कंपाउंड के संग, तो जितने भी वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा। मतलब तुम्हें पता है ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि मतलब अपने आयोनिक जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग या फिर लूजिंग
लूजिंग होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है या फिर गेन कर रहा है उसको हम यहाँ पर वैलेंसी बोलते हैं। मुझे पता है तुम्हारे अभी ये जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो अब मैं एग्जांपल लूँगा कैसे, मैं यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लूँगा और फिर तुम्हें समझाऊंगा कि वो किस तरीके से जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या फिर वो गेन करेगा, और फिर तुम्हें वैलेंसी जो है वो भी यहाँ पर समझ में आ जाने वाली है। तो देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हाइड्रोजन का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। खैर हमें यहाँ प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन्स को ही बस देखने वाले हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है बस इसके शेल में, और इसके शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो तुम्हें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखो 2 ही क्यों आ सकते हैं या फिर 8 ही क्यों आ सकते हैं, ये चीज़ें मैं पिछली वीडियो में अपनी में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने वो नहीं देखी कृपया उसे देख लेना। देखो मैक्सिमम यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर देगा या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा और अपने इस ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो तब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। और मतलब ऐसी कंडीशन में जहाँ पर किसी भी एटम का जो ऑक्टेट है मीन्स जो वैलेंस शेल है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें फिल हो जाते हैं। तो स्टेट में जो एटम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और सभी एटम्स को यहाँ पर स्टेबल होना रहता है। जैसे देखो अगर हम एक मेटल के यहाँ पर अगर बात करें तो जो मेटल होते हैं वो ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादातर क्या हमेशा ही लगभग अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर लूज़ करते हैं। जैसे देखो लूज़ क्यों करते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ एक मेटल का एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि अपना सोडियम। तो सोडियम में यहाँ पर 3 ऑर्बिट्स होती हैं, मतलब कि 3 शेल्स होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिन्हें बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पर उसमें होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। फिर सेकंड वाली में यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद ये जो लास्ट है और इसकी वैलेंस शेल है यहाँ पर होगा इसका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट शेल है इसको यहाँ पर हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी वाले शेल में। तो अब ये करेगा क्या, देखो मान लो अब ये इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं से गेन कर ले और अपने ऑक्टेट को कर ले कंप्लीट, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो देखो इसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ही तो फिर अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और क्योंकि ये लूज़ कर देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज चीज़ है ना, इसको लूज़ करने से तो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी +1 की। अच्छा 1 ही क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अब जैसे अगर तुम मान लो कि यहाँ पर सोडियम ना होकर मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम भी एक मेटल ही है। तो अब इस मैग्नीशियम में देखो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इसकी जो आखिरी वाली शेल है उसमें भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ये लूज़ कर सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा ईजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ही ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहाँ लूज़ कर देगा, और इसकी जो वैलेंसी है उस केस में यहाँ पर हो जाएगी 2, लेकिन प्लस की। प्लस क्यों वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका होगा। चलो फिर अब हम बात कर लेते हैं किसी नॉन मेटल की। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बजाय गेन करते हैं। अब गेन क्यों करते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल मान लो फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है, और ये जो फ्लोरीन है इसका यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 9। तो अब तुम खुद सोचो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। अब इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो ये जो पहली शेल है यानी कि जो इसकी फर्स्ट वाली शेल है इसमें तो यहाँ पर आ सकते हैं सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये तो 2 ही मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पर फिल हो गए, तो बचे कितने, 7। और ये जो 7 हैं इसकी नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वो हो जाएंगे टोटल यहाँ पर 7। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अब 7 है, तो इन 7 को लूज़ तो नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसमें कई सारी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर ये करेगा क्या, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गेन कर लेगा। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेने वाला है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पर गेन करना है। अब देखो ये गेन करने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज चीज़ है, इसको यहाँ पर एक गेन करेगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, और इसने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करना है वो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर -1। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर किसी और नॉन मेटल के एग्जाम्पल की, जैसे मेटल के 2 लिए थे वैसे नॉन मेटल के भी यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 8। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे पहली वाली में 2 और दूसरी वाली में 6। इसका मतलब देखो लास्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड और है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से कहीं से ले लेगी, और जो इसकी वैलेंसी है यहाँ पर वो हो जाएगी 2। मतलब कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो मुझे उम्मीद है
से तुम्हारे यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब ये जो नॉन मेटल है ये तो यहाँ पर हो ही गया। अब एक हम नोबल गैस लेकर देख लेते हैं। मतलब नोबल गैस जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट क्यों नहीं करते उसका रीज़न भी तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे एक नॉन मेटल यहाँ पर हमने ले लिया है जो कि है आर्गन। अब ये जो आर्गन है इसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 18। तो देखो मेरे साथ काउंट करो, पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरी में अब यहाँ पर हो जाएंगे इसके 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो देखो 2 और 8 हो गए, टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 में से 10 माइनस करें तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स से और फिल करने, तो जो बचे कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे इसकी ये जो आखिरी वाली यानी जो थर्ड शेल है इसमें फिल हो जाएंगे। अब देखो इसके पहले में 2, सेकंड में 8 और ये जो थर्ड वाली है इसमें भी यहाँ पर 8 हो गए। तो इसका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है, क्योंकि इसको तो देखो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं ना अपनी वैलेंस शेल में किसी भी एटम को। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो फिर अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ नहीं, ना तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करने वाला है, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करने वाला है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज नहीं होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज या फिर गेन नहीं करता। और इसीलिए ये जो नोबल गैसेज होती हैं जैसे कि हो गई अपनी हीलियम, आर्गन, नियॉन वगैरह, ये सारी यहाँ पर कम रिएक्टिव होती हैं क्योंकि ये कोई रिएक्शन ही नहीं करती इसी वजह से। चलो अब इस वीडियो के ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पर नहीं रह गए हैं, तो उनमें से एक है यहाँ पर आइसोटोप जो रह गए हैं। तो देखो आइसोटोप होता क्या है, तो ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली देखो अब एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर सेम ही होगा, लेकिन इनका जो मास नंबर होता है वो यहाँ होता है डिफरेंट। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और जो मास नंबर है वो भी 1, लेकिन इसके ना 2 यहाँ पर ये आइसोटोप्स होते हैं जिसमें जो मास नंबर है वो यहाँ पर 2 और 3 होता है। अब ये जो 2 वाला ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पर ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसका एक सिंबल भी होता है D, मतलब इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यहाँ पर लास्ट में तुम्हें ये 3 मास नंबर वाला हाइड्रोजन दिख रहा होगा इसका नाम होता है यहाँ पर ट्रिटियम। अब देखो है तो ये तीनों हाइड्रोजन ही और तीनों के जो एटॉमिक नंबर हैं इसीलिए वो भी सेम है यहाँ पर 1 1 1, लेकिन इनके जो मास नंबर हैं वो है यहाँ पर 1, एक का 2 और ये जो ट्रिटियम है इसका 3। तो ये जो है यहाँ पर आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल है यहाँ कार्बन का। तो जो कार्बन है उसके एक आइसोटोप होता है, एक कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14। तो ये जो कार्बन 14 है इसका आइसोटोप है। इसमें यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो तो दोनों का ही 6 है बट मास नंबर अलग है। और इसी तरीके से ये जो क्लोरीन है उसमें भी हमें यहाँ पर आइसोटोप जो है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो क्लोरीन है इसका यहाँ पर जो मास नंबर होता है वो एक का होता है 35 और एक का होता है 37, जबकि ये जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का ही यहाँ पर 17 है। तो मुझे उम्मीद है तुम यहाँ पर समझ रहे होगे। और इनमें से मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आइसोटोप्स हैं इनमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि इनका देखो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेम ही होती हैं यहाँ पर। अब मैं तुम्हें इन आइसोटोप्स के कुछ यूजेस बता देता हूँ। जैसे ये जो यूरेनियम है उसका एक आइसोटोप होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह काम करता है। ऐसे ही जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में, और आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटर तुमने सुना होगा, ये जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट यहाँ पर काम देता है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं आइसोबार्स के बारे में, और ये जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। ये जो आइसोटोप्स होते हैं मतलब ये जो आइसोबार्स होते हैं वो आइसोटोप्स के बिल्कुल उल्टे होते हैं। अब आइसोटोप्स में क्या था कि उनका जो एटॉमिक नंबर था वो यहाँ पर सेम था लेकिन मास नंबर अलग था। अब यहाँ क्या होने वाला है, ये अलग अलग एलिमेंट्स होने वाले हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली अलग होगा। देखो अब अलग एलिमेंट हैं तो एटॉमिक नंबर तो उनका जाहिर सी बात है अलग ही होगा, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो यहाँ पर सेम होने वाला है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ। तो जो आर्गन है जिसका एग्जांपल अभी मैंने लिया था, और ये जो कैल्शियम है देखो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर अलग है, एक का 18 और एक का 20, लेकिन इनका जो मास नंबर होता है वो यहाँ पर होता है दोनों का ही 40, यानी कि सेम मास नंबर होता है। तो इस केस में ये जो आर्गन और कैल्शियम होते हैं ये एक दूसरे का आइसोबार्स कह सकते हैं हम इनको। तो अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखी तो जाहिर सी बात है तुम्हें पसंद तो आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो यार लाइक तो जरूर कर ही देना, अपने दोस्तों में शेयर करो और इसे सब्सक्राइब भी करो यार। मिलते हैं किसी और